सो दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो आज के दिन दोस्तों मार्केट के अंदर चौतरफा तेजी देखने को मिली है। निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, हर कुछ आज प्लस में जाके बंद हो चुका है। ओपनिंग भी काफी अच्छी थी, क्लोजिंग भी काफी अच्छी रही। निफ्टी को देखने चले तो 0.68% की तेजी, निफ्टी बैंक ने 1% के आसपास का जंप दिखाया, मिड कैप 1.5% के आसपास की तेजी, स्मॉल कैप की बात करें तो 3% के आसपास का जंप यहाँ पे देखने को मिला है। मैक्सिमम कंपनीज प्लस में, तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर आज तेजी देखने को मिली होगी। सेक्टर्स को देखने चले तो मीडिया ने सबसे अच्छा परफॉर्म, सरकारी बैंक्स, रियल्टी, मेटल, इनके स्टॉक्स सबसे ज़्यादा चले। आईटी कंपनीज में प्रेशर है, कुछ टाइम तक रहेगा, ये चीज़ अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आईटी कंपनीज अभी प्रेशर में थी, बाकी हर एक सेक्टर में आज अच्छी तेजी दिखाई दी है। सो फर्स्ट अपन चेक कर लेते हैं कि मार्केट के बढ़ने के पीछे के रीजंस क्या है, उसको चेक करते हैं ताकि पता चले कि रीजन टेम्पररी है या परमानेंट। और साथ में निफ्टी के टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, सोने चांदी के ऊपर बातचीत करते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज है, काफ़ी स्टॉक्स है जिनको लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं, उनको चेक करते हैं। सो फर्स्ट आते हैं मार्केट के ऊपर। सो मार्केट के बढ़ने के पीछे के रीजन को देखें तो फर्स्ट रीजन है इंडिया यूएस की ट्रेड डील, जो कि इंटरिम है, अभी तक परमानेंट नहीं है। और इसके पीछे का रीजन आपको बताइए परमानेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रंप अभी मॉनिटर कर रहा है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है या फिर नहीं। अगर एशियन ऑयल बाय किया जाता है तो वापस से आप देखोगे 25% की पेनल्टी लग जाएगी। तो फिलहाल के लिए तो 50% का जो टैरिफ था वो घट के 18% का हो चुका है। उसको लेकर कुछ सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से आज तेजी देखने को मिली है। ठीक है, आगे चलते हैं। एसबीआई ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। सेकंड रीज़न ये है, निफ्टी को अकेले संभाला है इसने, 7% की तेजी बनी है, क्योंकि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट कंपनी ने डिलीवर किए हैं, अब तक के सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स। सो उसके बेसिस पे यहाँ पे सरकारी कंपनीज के जो बैंक्स हैं उनके स्टॉक्स में तेजी दिखाई दी है। आगे चलते हैं। एफआईज रिटर्न कर चुके हैं मार्केट के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। फरवरी का डेटा अगर मैं आपको बताऊं, देखो अभी तक का तो कुछ ऐसा है कि 8,100 करोड़ रुपीस की बाइंग एफआईएस ने की है। आज का डेटा यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, फ्राइडे के डेटा तक यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि 1950 करोड़ की बाइंग एफआई ने की थी। सो ये रिवर्स कर चुका है मंथ, लेकिन बात यह है कि महीना भी बाकी है, 20 दिन बाकी है, तो उसमें देखते हैं कि एफआई नेट बायर बन के निकलती है या फिर नेट सेलर बन के निकलती है। सो फिलहाल कुछ एक्सपर्ट्स बताने की कोशिश करें कि इस महीने एफआई कंटिन्यूसली बाइंग दिखा सकती है और उस वजह से मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आगे चलते हैं। पॉजिटिव ग्लोबल सिचुएशन, फ्राइडे के दिन अगर आपने देखा होगा तो मार्केट्स में बड़ी तेजी थी। यूएस मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एशियन मार्केट ने काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई, जापान के मार्केट 4% के साथ में ऊपर चले गए थे, क्योंकि जो ग्लोबल रिस्क है वो काफ़ी कम हो चुका है। ईरान के साथ में टॉक होना शुरू हो चुकी है, साथ में ट्रेड वॉर भी अभी काफ़ी हद तक सुधर चुका है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से पूरे मार्केट के अंदर अच्छी तेजी दिखाई दी थी। साथ में देखिए दोस्तों, 2026 के बजट का भी इम्पैक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसके अंदर कुछ सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, जैसे रियल्टी, मेटल काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हाउसिंग और इंफ्रा के ऊपर सरकार ने काफ़ी अच्छा बजट एलोकेट किया था। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ सेक्टर्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सरकारी बैंक्स, क्योंकि एसबीआई के रिजल्ट अच्छे थे, तो सरकारी बैंक के जो इंडेक्स है उसने 4% के आसपास तेजी दिखाई। मेटल वापस से चलना शुरू कर चुके हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का फोकस होना चाहिए। क्विक मनी यहाँ पे बनेगा अगर वापस से कुछ रिवर्सल्स हो जाए, तो यहाँ पे 15% तक की तेजी देखने को मिली है। ठीक है, आगे चलते हैं, निफ्टी को देखते हैं कि क्या निफ्टी में रिवर्सल हो चुका है या फिर नहीं। जैसा कि हमने देखा कि टैरिफ कम हुआ था, उसके बाद में निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, धीरे धीरे निफ्टी में उसी दिन गिरावट हुई, उसके बाद में धीरे धीरे निफ्टी अपने सपोर्ट को हिट करता है। आज के दिन रिएक्शन है एक ऑफिशियल डील का, जो कि अच्छा देखने को मिला है। यहाँ पे अगेन दोस्तों लाल कैंडल बनी है, इट मीन्स निफ्टी जहाँ पे ओपन हुआ है उससे थोड़ा सा नीचे जाके बंद हुआ है, बहुत नीचे नहीं गिरा लेकिन थोड़ा सा नीचे जाके बंद हुआ है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। स्टिल यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्लोजिंग एक रेसिस्टेंस, यानी ये जो रेसिस्टेंस है उसके ऊपर हुई है, विच इज़ वेरी गुड। सो अच्छी बात है। जैसा कि आपको पता ही है कि कल परसों अपन ने बातचीत की थी कि ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक का लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ठीक है, निफ्टी नीचे सपोर्ट की तरफ, अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो निफ्टी रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। रेसिस्टेंस के बीच में गैप अभी बचा हुआ है 2% का, ये निफ्टी की बात करें। निफ्टी यस अभी टेक्निकली रिवर्स हो चुका है, स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है क्योंकि ओपनिंग को तोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन चलो ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पर अच्छा डेटा यहाँ पे देखने को मिला है। आगे चलते हैं। बिटकॉइन
क्या ये चल चुका है क्या, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड है और इसको देखने के पीछे का रीज़न भी कुछ और होते हैं, जैसे आईटी टेक सेक्टर का थोड़ा सा आइडिया अपने को लगता है। सो बिटकॉइन अभी भी नहीं चला है, उस वजह से हम ये मान के चल सकते हैं कि जो अपनी टेक कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनीज़ हैं, या फिर जो यूएस की मेजर टेक कंपनीज़ हैं, उनका थोड़ा सा टाइम लग सकता है चलने में। अगर एक और चीज़ आपको दिखाऊं जिसमें फैंग आप देखोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, तो फैंग भी फ्राइडे के दिन चला है, लेकिन ओवरऑल पास्ट 6 महीनों से 15% नीचे है। सो इसका मतलब ये है कि टेक जो अपना एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो के अंदर, उससे उम्मीदें थोड़ी सी कम रखनी चाहिए और डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उनसे उम्मीदें अच्छी रख सकते हैं। आगे चलते हैं, सोना चांदी को चेक कर लेते हैं। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि निफ्टी अगर ऊपर जाएगा ना तो सोना चांदी थोड़ा सा वीक होना चाहिए, लेकिन अगर सोना चांदी भी ऊपर जाता है तो थोड़ा सा फिर संभलना पड़ेगा कि आगे देखना पड़ेगा कि कौन गिरता है, क्योंकि दोनों चीज़ें कंटिन्यूसली अच्छा नहीं कर सकती है। तो सोने की बात करें तो फ्राइडे के दिन जब अपना मार्केट बंद हुआ था तो सोने में उछाल आया था, उसके बाद आज के दिन भी 1% की तेजी मिली। ठीक है, चांदी को देखते हैं। उस दिन जब मार्केट बंद हुआ था उसके बाद में 8% चांदी चला था, वापस से 1% ऊपर जा चुका है, $80 तक ये पहुंच चुका है ये समय। सो इसका इम्पैक्ट ईटीएफ में देखने को मिला है। और टेक्निकली अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर वैसे देखा जाए तो वीक है, आपको कुछ पैटर्न देखना हो तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है अल्टीमेटली। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है यहाँ से तो ठीक है, पॉजिटिविटी यहाँ पे आ सकती है। और चांदी की बात करें तो चांदी वैसे भी अभी इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट के भी ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे अच्छा एक इसको टेल विंड मिला हुआ है। सो 20 को देखते हैं, एटीएफ्स को देखते हैं। यहाँ पे 2% की तेजी सोने में बनी है और इसके बाद में सिल्वर की बात करें तो 8% की तेजी के साथ में सिल्वर भी बंद हो चुका है। तो पोर्टफोलियोज के अंदर अच्छी तेजी मिली होगी, जिसने भी डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है सोने चांदी में, एक्विटीज़ में, सब कुछ प्लस में था तो अच्छी तेजी आपको मिली होगी। एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे यूएस मार्केट की न्यूज़ है ये, कॉइन शॉप जो यूएस मार्केट के अंदर होती है जिसमें आप अपने सोने चांदी के सिक्के बेच सकते हैं। सो शॉप्स बताने की कोशिश करें कि जो क्लाइंट्स है, जो कस्टमर्स हैं, बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉप्स में आ रहे हैं अपने सिल्वर और सोने के सिक्के को बेचने के लिए। तो हमने क्या कर दिया, लिमिट लगा दी परचेजेस की, कि हम दिन में इतने ही ग्राहकों को पैसे दे सकते हैं और उसके अगेंस्ट में सोना चांदी ले सकते हैं। तो यूएस वाले तो देखो फिर भी ठीक है, अपने इंडिया में तो सिस्टम बहुत खराब है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके पास में चांदी है, आप बढ़ते हुए प्राइस पे बेचने जाओगे दुकानों पे तो आपसे खरीदेंगे नहीं, आपको वो मार्केट प्राइस मिलेगा ही नहीं, आपको 20% नीचे वो पैसा देंगे, अल्टीमेटली फायदा मिलेगा नहीं। तो इसी वजह से इंडियन मार्केट के अंदर अगर आपको चांदी सोने में एक्चुअली एक्चुअली जो भी प्राइस चल रहे हैं उसके ऊपर डील करनी है तो वो ईटीएफ अवेलेबल होता है उसके लिए। ठीक है, तो इस वजह से ईटीएफ के अंदर काफ़ी रश है और उस हिसाब से इन्वेस्टर्स के पैसे भी बन रहे हैं। सो अगर मैं गोल्ड बी की बात करूँ तो गोल्ड ठीक है, वापस से अभी रेसिस्टेंस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अगर ऑल टाइम हाई छू लेता है तो 15% का गैप यहाँ पे दिख रहा है। सिल्वर की बात करूँ तो अभी तक ब्रेकआउट मिला नहीं है, क्योंकि ये ब्रेकआउट फॉल्स मतलब फेल हो गया, तो वापस से इसको एक लेवल मान सकते हैं रेसिस्टेंस का। अगर ये ब्रेक करता है तो ऑल टाइम हाई, और इस प्राइस से यानी आज के प्राइस से ऑल टाइम हाई जाता है तो 50% यहाँ पे गैप बाकी है। सो देखते हैं निफ्टी ज़्यादा अच्छा करता है या सोना चांदी ज़्यादा अच्छा करता है। अब देखिए दोस्तों, एक्विटीज़ पे आते हैं। कुछ कंपनीज है जिनको लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़े रिएक्शंस देखने को मिले हैं, चेक कर लेते हैं। अनंतराज, सुबह 7 बजे के आसपास की न्यूज़ है, 3% की तेजी बनी है इस वजह से। कुछ कंपनीज है, नेम देख सकते हैं यहाँ पे कंपनीज का। सो ये दोनों कंपनीज ज्वाइन कर चुकी है बूस्ट करने के लिए सोवरियन एआई रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया में। ऑब्वियस इसके पास में उस वजह से ऑर्डर्स आएंगे, तो वही मार्केट ने सोचा और उस बेसिस पे इसको 3% की तेजी दिखा दी। अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए। सेकंड कंपनी को देखते हैं, कंपनी का नाम है स्विगी। टेक्निकल्स एक साथ देखते हैं इन सभी कंपनीज के आगे चल के। बाकी स्विगी को देखते हैं, सबसे पहले 9 बजे के आसपास की न्यूज़ थी। कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है रिवर्स करना। आसान भाषा में समझा देता हूँ, कंपनी पहले कुछ फीस होती थी कंपनी की, हैंडलिंग चार्जेस, ठीक है, ये सब चीज़ें होती थी। तो इंस्टामार्ट के अंदर ये हटा दिया था, फीस माफ कर दी थी कस्टमर्स के लिए। तो इसमें कस्टमर्स का फायदा था लेकिन कंपनी का नुकसान था। लेकिन कंपनी अब इसको रिवर्स कर रही है, यानी फीस जो माफ कर रखी थी उसको वापस से लगा रही है, तो उसकी वजह से कंपनी को फायदा उसका पहुंचेगा। ठीक है, तो उस वजह से 4% की तेजी यहाँ पे बनी है। आगे चलते हैं, आरवीएनएल रिजल्ट आपने देखे, रिजल्ट में कुछ खास रिएक्शन आया नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, क्योंकि रिजल्ट देखो कैसे आएंगे इसके पास में, अच्छे रिजल्ट कैसे आएंगे जब सरकार ऑर्डर्स देगी।
और सरकार कितना ऑर्डर देगी वो सरकार ऑलरेडी आपको बजट में बता चुकी है। तो बजट के बाद का जो रिएक्शन था ना वो रिजल्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ये जो कंपनीज हैं ये कैसे इनके स्टॉक ऊपर जाएगी, ये कंपनी सरप्राइज करनी चाहिए मार्जिन्स में। सबको पता है कि इन कंपनी के पास में इतना ऑर्डर इतनी सेल्स की कंपनी देगी, लेकिन मार्जिन्स अगर ये ज़्यादा दे दी 1-2% तो फिर वो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देंगे और स्टॉक ऊपर जाएंगे। बस वही चीज़ इनके पास में, बाकी सरकार ने एलोकेशन दे दिया है, उस बेसिस पे मार्केट ने रिएक्शन दे दिया। अब इस वजह से क्या होता है, कंपनी गाइडेंस भी दे रही है लेकिन मार्केट उसको कुछ खास वैल्यू नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी एक्सपेक्ट करिए 1-2% की रेवेन्यू ग्रोथ 26 में। 26 कुछ खास होगा नहीं, 1-2% की ग्रोथ से कुछ होगा नहीं, लेकिन कंटिन्यूसली 10% की एनुअल ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट्स के अंदर, ये आपको 2027 और उसके बाद से देखने को मिलेगी। यानी अगले बजट के अंदर कुछ होगा या जो भी है, ठीक है। इस बार कंपनी ने बोला कि थोड़ा सा ठंडा रहेगा मामला, लेकिन उसके बाद में आपको तेजी देखने को मिलेगी। मार्जिन्स की भी बात कंपनी ने कर दी, वो भी इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया, तो ठीक है, अब जो भी है आगे चलते हैं। एंजल वन को देखते हैं, यहाँ पे 2% की तेजी बनी है, इन्वेस्टर्स खुश थे आज के दिन। रीजन है कि कंपनी लॉन्च कर चुकी है सिल्वर ईटीएफ। सिल्वर ईटीएफ एफओएफ, यानी या तो सिल्वर ईटीएफ के थ्रू आप ट्रेड कर लो या म्यूचुअल फंड खरीद लो सिल्वर का लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। तो मार्केट को पता है कि यहाँ पे भी रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम इन्वेस्ट करें। मैं आपको एक डेटा दे चुका हूँ जिसके अंदर आपने देखा 2025 का सिल्वर का जो चार्ट है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का वो टॉप पे है। तो यही रीजन है कि इनकी कमाई होगी ईटीएफ और एफओएफ से। साथ में ये जो न्यूज़ थी जो खराब थी ना, उसको मार्केट ने देखा ही नहीं। खराब न्यूज़ क्या है, एनएससी का डेटा निकला जिसके अंदर एंजल वन ने खो दिए हैं अपने 13,000 एक्टिव इन्वेस्टर्स। जनवरी में एक्टिवली जो काम करते थे 13,000 वो इन्वेस्टर्स वो चले गए हैं इसके प्लेटफॉर्म से। नेगेटिव न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, ठीक है। और ये ऑब्वियस भी है, मार्केट जब खराब करता है तो इन्वेस्टर्स जाते ही है। अब इन्वेस्टर्स गए तो गए कहाँ पे, तो ग्रो पे चले गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने कुछ रिएक्ट नहीं करा स्टिल, लेकिन न्यूज़ अच्छी है कि इन्वेस्टर्स ऐड हो चुके हैं, 3.5 लाख इन्वेस्टर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं जनवरी में। एनएससी डेटा, क्योंकि ग्रो की वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी ऊपर है तो मार्केट ने इसको कुछ रिएक्शन दिया नहीं, मार्केट उम्मीद कर रहा है कि ऐसा ही होना है, ठीक है। तो ये रीजन है दोनों कंपनी के स्टॉक के अप्स एंड डाउन्स के पीछे का। बाकी न्यूज़ अच्छी है ग्रो के लिए, एंजल वन के लिए आगे के लिए न्यूज़ अच्छी है कि ईटीएफ्स लॉन्च कर दिए हैं। आगे चलते हैं, कल्याण ज्वेलर्स बहुत बड़ी तेजी बन गई, 15% का जंप बन गया यहाँ पे। सोने चांदी के स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी आज आपने देखी होगी। सो रीजंस क्या है उसको चेक कर लेते हैं। देखो, सबसे बड़ा रीजन यह है कि कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है एक नया रीजनल ब्रांड। यानी अगर साउथ में है तो वहाँ के रीजन के अंदर कोई एक ब्रांड लॉन्च कर दे, अगर नॉर्थ में है तो उस बेसिस पे जो भी उनका सोने के साथ में संबंध होता है, गोल्ड के साथ में जो भी होता है, उस बेसिस पे लगा के कोई रीजनल ब्रांड लॉन्च कर दें। उससे बेनिफिट मिलता है कंपनी को डेफिनेटली, क्योंकि जो टीएम ज्वेलर कंपनी है साउथ की है, आप देख सकते हो उसके अंदर कितनी अच्छी तेजी बनी है। सो ये एक रीज़न है। और साथ में कंपनी ने बोला है कि हम प्लान करें 80 से लेकर 90 स्टोर्स ओपन करने के लिए साल के अंदर, कुछ सालों तक कंटिन्यूसली अपन ओपन करेंगे। साथ में कंपनी प्लान करिए 6 से लेकर 7 नए शोरूम्स ओपन करने की अब्रॉड में, यानी बाहर, भारत से बाहर, अगले कुछ साल्स में। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की है जो कि 175 करोड़ मेंटेनेंस का होगा। उसके अलावा इनकी कुछ और भी सब्सिडरीज कंपनीज है, उसके ऊपर भी 30-40 शोरूम्स ऊपर हो गए, 2 से 2.5 करोड़ पर स्टोर्स ये लागत होगी। ये सब चीज़ें कंपनी ने यहाँ पे मेंशन कर दी और इन्वेस्टर्स को ये चीज़ काफ़ी पसंद आई है। साथ में कंपनी ने कहा है कि मार्केट मैनिपुलेशन, सेबी से बोला है कि एफएनओ का जो भी एग्रीमेंट है उसको सस्पेंड, ये सब चीज़ें मार्केट, मतलब आपको बताइए कल्याण के अंदर बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है, सो इस बेसिस पे यहाँ पे कहा है। बाकी जो मेन रीज़न है स्टॉक के चलने के पीछे का वो ये सब है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नए रीजनल ब्रांड, इस वजह से काफ़ी अच्छी तेजी मिली है। और साथ में रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे थे, परसेंटेज बेसिस पे अपन ने देखे रिजल्ट बहुत अच्छे थे। आगे चलते हैं, एलआईसी को देखते हैं। एलआईसी ने आज कुछ खास नहीं करा, न्यूज़ बहुत गजब की थी कि कंपनी अपना रियल इस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैपिटलाइज करेगी। जो भी संपत्ति कंपनी के पास में है, जमीन जायदाद है, उसको कंपनी रेंटल इनकम, लीज इनकम बनाकर बेचना, कमर्शलाइज करना, ये सब करके पैसा कमाने वाली है। ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कंपनी को, वो रीजन शायद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है 204 बिलियन रुपीस का है जनवरी में, जो कि अप है 25% के साथ में। ठीक है, चलो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम डाउन होता है फिर कंपनी सोचती वो करते हैं तो अलग बात है। बाकी अच्छी न्यूज़ है, चलो यहाँ पे भी अच्छी न्यूज़ है, प्रीमियम नीचे नहीं है, प्रीमियम ऊपर है, और साथ में जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी मोनेटाइज कंपनी करेगी। टेक्निकल्स पे आते हैं अब, अनंतराज अच्छी न्यूज़
कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भारत सरकार के साथ में, उसकी बेसिस पे इसके पास में ऑर्डर्स आ सकते हैं। सो यहाँ पर अगर एक स्विंग देखने को मिल गया तो 32% का जंप, क्योंकि डेटा सेंटर, एआई, टेक, बिटकॉइन, इन सभी सेक्टर के अंदर थोड़ा सा भी प्रेशर है। तो ठीक है, थोड़ा सा उस हिसाब से उम्मीद कम करेंगे, बाकी अच्छी न्यूज़ है और अच्छे रिजल्ट इसने पेश किए हैं। आगे चलते हैं। स्विगी, बहुत कमाल की न्यूज़, रिजल्ट भी आई थिंक ठीक ठाक से थे इसके, और इसमें अब नई फीस ऐड होगी, हैंडलिंग चार्जेस इंस्टामार्ट के अंदर, स्विगी के अंदर नहीं। वो भी मतलब इसी का ही एक तरह से प्लेटफॉर्म है, तो उस वजह से इसको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अभी तो इन्वेस्टर्स ने फिलहाल एक यू टर्न यहाँ पे दिया है, अगर कुछ मेजर रिवर्सल्स होते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ में तो डेफिनेटली फिर ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। 40% का गैप स्टिल अभी इसके इस छोटे रेसिस्टेंस में, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गैप, आई थिंक डबल का होगा, लेकिन स्मॉल रेसिस्टेंस के बीच में 40% का गैप है, तो इसको डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टर्स देखेंगे। आरवीएनएल कुछ खास हुआ नहीं है इसके अंदर, छोटी मोटी तेजी आ जाए तो भी 20-25-26% की है, बट अगेन कुछ इन्वेस्टर्स की रिएक्शन है नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बैट है ये, और जो कॉन्ट्रा बैट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं खरीद के, क्योंकि ऐसा तो है नहीं रेलवे सेक्टर ठप पड़ गया, आगे बहुत ग्रोथ बाकी है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स बाकी है। तो वो जो इन्वेस्टर्स है ना, वो यहाँ पे फोकस करें, तभी सपोर्ट के अंदर काफ़ी बड़ी बैंक चलती है और सपोर्ट कंपनी का स्टॉक नहीं तोड़ रहा है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे फोकस करें, ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। इसके बाद में आगे चलते हैं। एंजल वन गैप थोड़ा सा ही बाकी रह चुका है, 10% का, ये इसका एक मेजर रेसिस्टेंस है, ये तोड़ नहीं पा रहा है। 24 हो गया, 25 हो गया, 2026 हो गया, 3 साल से ये जो लाइन है ना, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सो देखिएगा क्या होता है आगे चल के। ग्रो स्टॉक ने रिएक्शन नहीं दिया, क्लाइंट इसके ऐड हुए काफ़ी अच्छे, स्टॉक अभी ऊपर जाने की कोशिश में है, ये इसका रेसिस्टेंस है। सो रेसिस्टेंस धीरे धीरे पहुंचने की तैयारी में है, सपोर्ट ऊपर शिफ्ट करा है विच इज स्ट्रेंथ, ये स्टॉक की स्ट्रेंथ बता रहा है। अगर यहाँ पे एक स्विंग घुमा के पहुंचता है रेसिस्टेंस पे तो 14% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। कल्याण ज्वेलर्स, ऑलरेडी कंपनी ने बता दिया है कि रिजल्ट बहुत कमाल के हैं, आगे भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। ऑलरेडी यहाँ पे एक रिवर्सल भी देखने को मिल चुका है, ठीक है। अब ये पता लगाते हैं कि रिवर्सल के बाद में रेसिस्टेंस कहाँ पे है। सो रेसिस्टेंस यहाँ पे कहीं पे देखने को मिलेगा जो कि है 20% ऊपर, 20% ऊपर, ये नियर बाय रेसिस्टेंस की बात करें, क्योंकि जब वो टूटेगा फिर आगे के रेसिस्टेंस के ऊपर बातचीत होगी। LIC, अच्छी न्यूज़ है, टेक्निकल पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, ये कुछ सपोर्ट्स हैं जो कंपनी के स्टॉक ने लिए हैं, ये रेसिस्टेंस है जो कि नीचे शिफ्ट कर रहा है। तो ट्राइंगल पैटर्न है जिसके अंदर सपोर्ट ऊपर जाते हैं, रेसिस्टेंस नीचे जाते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों की संभावना ज़्यादा होती है। सो वेट करते हैं इन्वेस्टर्स पहले कि कुछ हो, या तो ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो। सो न्यूज़ अच्छी है, वॉल्यूम अच्छे हैं, वॉल्यूम मतलब जो कैंडल है वो आप देख सकते हैं अच्छी है, रिजल्ट अच्छा आते हैं, तो इस बेसिस पर अगर ये यहाँ से निकलता है तो 30% का गैप इसमें देखने को मिलेगा। सो ये सभी कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स के रडार पे रहेगी। कुछ कंपनीज ने ब्रेकआउट दे दिया है, कुछ के आने बाकी हैं। न्यूज़ में आपको बता चुका हूँ, सोना चांदी डिस्कस कर चुके हैं, निफ्टी की सिचुएशन भी अपन देख चुके हैं। बाकी पिछले वीडियोस पे आप देख लेना, सीखने के बेसिस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।